Hall number 202. Now, good morning, everybody. Let's continue our topic solution. In my last lecture, I had explained the concept of elevation in boiling point. मैंने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा दी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझा दिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया था. नाउ द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Depression in freezing point, DFP. अब depression in freezing point समझने से पहले first of all let's try to understand what freezing point is. freezing point होता क्या है? We used to say, जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो एक टेम्परेचर पर वह लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होने लगता है. That temperature at which the solid gets start converting into or liquid gets start converting into solid is termed as freezing point. Now, this is an age-old definition. काफी पुरानी definition है यह definition. इस समय इस चैप्टर में हम वेपर प्रेशर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. वेपर प्रेशर कंसेप्ट हमने समझा है. We need to redefine freezing point in terms of vapor pressure. हम इसी समय फ्रीजिंग पॉइंट को रीडिफाइन करते हैं और जो नई डेफिनेशन देंगे उसमें हम वेपर प्रेशर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. वी यूज्ड टू से कोई सा भी सॉलिड हो उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर अवश्य होता है. कम होता है मगर फिर भी होता है, फाइनाइट होता है. जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर कम करने से लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है. यह वेपर प्रेशर कम होते होते जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर पर वह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है. वही टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid is termed as freezing point. Freezing point is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid. If we plot for vapor pressure versus temperature, the variation of vapor pressure with temperature for any solid vapor pressure increases linearly with temperature like this, in this manner. किसी भी सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर इस तरह से लीनियरली चेंज होता है. यदि हम प्योर सॉल्वेंट लें तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इस तरह से किसी कर्वीलिनियर मैनर में चेंज होता है. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0. और इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ है. दिस टेम्परेचर वुड बी टर्म्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम TF0 से डिनोट करते हैं. दिस इज दैट टेम्परेचर at which
vapor pressure of pure solvent becomes equal to vapor pressure of solid. This temperature would be termed as freezing point of pure solvent. We denote it by TF naught. Now, we add a non-volatile solute into this pure solvent. इस प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं. वी नो द इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है हम ऑलरेडी जानते हैं. जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है. किसी भी टेम्परेचर पर जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कर्व इस तरह से नीचे झुक जाएगा. और अब सॉल्यूशन के लिए यदि हम देखें कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर कब हो रहा है तो हमें यह टेम्परेचर दिखेगा. वी डिनोटेड बाय टीएफ. हम कहते हैं जो सॉल्यूशन बना है वह सॉल्यूशन इस टेम्परेचर टीएफ पर सॉलिड में कन्वर्ट होगा. वी यूज्ड टू से ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट दिस टीएफ इज लेस देन टीएफ नॉट. freezing point of solution is less than the freezing point of pure solvent. हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालने से और एक सॉल्यूशन के बना देने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया. पीएस की वैल्यू कम हो गई और उसके कम हो जाने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया. यह जो डिफरेंस है डेल्टा टीएफ से हम डिनोट करते हैं. दिस डेल्टा टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ. And this is depression in freezing point. Due to addition of non-volatile solute. इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. अब आप देखें फ्रॉम हियर टू हियर, दिस थिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम डेल्टा पी से डिनोट कर देते हैं. यह प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. Delta P, this is PA naught minus PS, and this would be termed as lowering in vapor pressure due to non-volatile solute. हम ऑलरेडी जानते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा होता है PA नॉट XP. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालने से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है. ग्राफ से यह बात हमें समझ में आ जाती है कि जितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा. डेल्टा TF is directly proportional to delta P.
अब वंस अगेन वही तरीका, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं, कांस्टेंट और एक इक्वालिटी साइन लगा देता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा पी। डेल्टा पी की जगह पी ए नॉट एक्स भी लिख दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के पी ए नॉट एक्स बी। एक्स बी की जगह पर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब फिर वही कंडीशन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एन बी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एन ए। For dilute solution, NB would be very very small as compared to Na. So NB plus Na would be nearly equal to Na. और इस आधार पर हम यह कह सकेंगे टी एफ इज नियरली इक्वल टू के पी ए नॉट इंटू एन बी अपॉन एन ए। One can always write this expression. अब NB अपॉन Na में Na इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Na की जगह लिखता हूं मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं रीराइट दिस इक्वेशन, डेल्टा टी एफ इज नियरली इक्वल टू के पी ए नॉट इंटू NB W by MA। MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख देता हूं के पी ए नॉट MA इंटू NB by W। Now this thing is completely a constant for any solvent. K constant है जो इधर से आया है, इस ग्राफ के लिए कांस्टेंट दिखेगा वो। पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कांस्टेंट है। एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट है। ये पूरा ब्रैकेट में जो दिख रहा है कांस्टेंट है। वाइल एन बी अपॉन डब्ल्यू, एन बी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। Moles of solute upon weight of solvent, this is molality. Delta TF is directly proportional to molality, and hence it's a colligative property. इसलिए हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कोई सी भी प्रॉपर्टी यदि वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो जाए, यदि हम उसको प्रूव कर दें कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, तो उसे हम फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह दिया। अब इसे सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने के लिए डेल्टा टी एफ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं, इक्वालिटी साइन और साथ में कांस्टेंट के एफ इंटू मोलालिटी। Here this Kf is termed as cryoscopic constant of solution. This of solvent.
There is cryoscopic constant of solvent. For any solvent, the value of cryoscopic constant is fixed. किसी भी सॉल्वेंट के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है. यू कैन ऑलवेज डिटरमाइन इट. फॉर एग्जांपल वाटर एक सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्वेंट के लिए यदि हमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करना है तो हम इसे एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हैं, थियोरेटिकली भी. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का तरीका बताता हूं. 1 मोलर सॉल्यूशन बनाइए. इफ वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हम लिख देंगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी. मोलालिटी इज 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो भी कुछ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होएगा दैट इज टर्म्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. कैसे डिटरमाइन करना, कैसे समझना? भाई 1 किलोग्राम पानी लीजिए, उस 1 किलोग्राम पानी में आप 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दीजिए. ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180. जब आप 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हो तो 1 मोल ग्लूकोज कहलाता है. हम कहते हैं 1 किलोग्राम पानी में जब 1 मोल ग्लूकोज आप डालोगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा. अब आप उसको फ्रीजर में रख दीजिए, थर्मामीटर के साथ में उसको कनेक्ट कर दीजिए और देखिए कि वह जो सॉल्यूशन है 1 मोलर सॉल्यूशन है वो कब फ्रीज होना स्टार्ट करता है. जैसे ही वह फ्रीज होना स्टार्ट करे बिल्कुल वैसे ही उसका टेम्परेचर देख लीजिए. प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मगर इस सॉल्यूशन को आप पाएंगे कि यह सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड. यदि यह सॉल्यूशन -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड. द केएफ ऑफ वाटर इज 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर. 1.86 degree centigrade per molar. This is the cryoscopic constant of water. हम कहते हैं यह तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हुआ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिटरमाइन करने का. थियोरेटिकली भी हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्वेंट इज गिवन बाय R TF naught square upon 1000 into delta LV, or KF is given by R TF naught square MA upon 1000 into डेल्टा एलवी नहीं, डेल्टा एलएफ लिखना है हमें. here TF naught square delta LF and delta HF. This is the expression in order to write cryoscopic constant for any solvent. R TF naught square upon 1000 into delta LF. No need of deriving this expression. इसे यहीं से स्टार्ट करना है, बिल्कुल यहीं से रखना है और जब भी आवश्यकता पड़े तो अप्लाई करना है. KF may also be written as R TF naught square MA upon 1000 into delta H. R is universal gas constant. TF naught is freezing point of pure solvent. MA is molecular weight of solvent. 1000 is 1000. Delta LF is latent heat of fusion per gram of solvent. Delta LF is latent heat of fusion
per gram of solvent, and delta HF is enthalpy of fusion per mole of solvent. Enthalpy of fusion per mole of solvent. इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय दोबारा सारी बातें बता दूं, हमको हमेशा ध्यान रखना है आर की कौन सी यूनिट, कौन सी वैल्यू लेना है। हम डेल्टा एलएफ और डेल्टा एचएफ की वैल्यू देखेंगे और उसका यूनिट देखेंगे। यदि यह एंथैल्पी और लेटेंट हीट कैलोरीज में दी हुई है तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर ग्राम पर मोल 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री केल्विन लेंगे। और यदि डेल्टा एलएफ और डेल्टा एचएफ इनकी वैल्यू जूल्स में दे रखी है, इन दैट केस आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन ली जानी चाहिए। पीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा केल्विन में होना चाहिए। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 डिग्री केल्विन। यदि लेटेंट हीट पर ग्राम दे रखी है तो मॉलिक्यूलर वेट टर्म नहीं है, और एंथैल्पी पर मोल दे रखी है तो ऊपर मॉलिक्यूलर वेट टर्म है। यह सारी बातें हमेशा ध्यान में रखना है इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय। अब मैं फाइनली डेल्टा टीएफ के लिए जो मैंने लिखा है केएफ इंटू मोलालिटी, इसके लिए और भी ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस लिख देता हूं। मैं मोलालिटी की जगह पर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी की जगह पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस तरह से लिख सकता हूं। या फिर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर भी लिख दूंगा केएफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। I may write this expression, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स यदि दे रखा है तो एस वी ऑलरेडी नो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स यदि होता है तो 1000 से डिवाइड करके उसको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखते हैं। इस बात को देखते हुए हम डेल्टा टीएफ के लिए फाइनली यह एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स यदि है तो 1000 से डिवाइड कर दिया और वह 1000 इन दैट केस न्यूमरेटर में देखने लगेगा। मैं एक साथ सारे एक्सप्रेशन इधर लिख देता हूं। Either you will say delta TF equal to KF into molality, or you will say delta TF equal to KF into moles of solute upon weight of solvent in kilograms, or you will say delta TF equal to KF into weight of solute upon molecular weight of solute into weight of solvent in kg, or you will say delta TF equal to 1000 kf into weight of solute upon molecular weight into weight of solvent in
graphs. All these are the relevant expressions for delta TF. यह सारे एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि क्या चीज ग्राम्स में क्या चीज किलोग्राम्स में दी हुई है, आप एक सुटेबल एक्सप्रेशन लगाएंगे. दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नोट डाउन ऑल दिस कंसेप्ट. और इसके बाद हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. फिर मैं इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा और असाइनमेंट भी दूंगा.